तो इशू ऑफ शेयर्स में जो हमारे पास पहला एस्पेक्ट है, दिस इज बैंक अकाउंट। आपको पहले एप्लीकेशन का मनी रिसीव्ड हुआ, तो जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कौन सा पैसा आएगा? जो एप्लीकेशन के टाइम पर आपको मिला। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। जब कंपनी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेगी, मंजूर कर लेगी, तो ये एंट्री बनाएंगे। विद एप्लीकेशन मनी ड्यू ऑन शेयर्स अलॉटेड, देन ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी। फिर आपने क्या किया? अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया, तो एंट्री बनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल विद अलॉटमेंट मनी ड्यू। ये जो आपका सेकंड साइड में लिखा हुआ है राइट साइड में, इसी को आप नरेशन के रूप में यूज कर सकते हो एज अ नरेशन। उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन मनी ड्यू कहाँ लिखा है? ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन। हाँ, उसको आप थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। विद एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड, विद एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अलॉटेड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, नेक्स्ट एंट्री बनी है आपकी। ये एंट्री किस चीज का होगा? पैसा आने की, जो पैसा आपको अलॉटमेंट के टाइम पर, क्योंकि एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले बनता है, मैंने बताया था आपको, क्योंकि पहले पब्लिक आपको पैसा डिपॉजिट करेगी, उसके बाद फिर बाद में आपको पैसा मिलेगा। बट अलॉटमेंट में क्या होगा? पहले हम पैसा कॉल करेंगे। ठीक है, तो अलॉटमेंट में पहले कॉल करने की एंट्री आई, उसके बाद बैंक अकाउंट, पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी पहले ड्यू वाली एंट्री आएगी, हम पहले पैसा कॉल करेंगे। तो ऑन मेकिंग अलॉटमेंट मनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उसके बाद जब पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, इन सेम वे आपका एंट्री बनेगा फर्स्ट कॉल का, और सेम एंट्री बनेगा आपका फाइनल कॉल का। सेम ट्रीटमेंट इन केस ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो अगर क्वेश्चन में सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो उसका भी आपको इसी पैटर्न से सेम एंट्री बनेगा। क्लियर है पॉइंट ये? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। आपने शेयर प्रीमियम पर इशू किया, प्रीमियम माने अबव द फेस वैल्यू। जितने रुपए का शेयर है उससे ज्यादा अमाउंट का शेयर इशू किया, जैसे 10 रुपए का शेयर है बट हमने उससे 12 रुपये कॉल किया, तो 2 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज का हो गया? इट इज प्रीमियम। तो जहां भी आपने प्रीमियम कॉल किया उसका ड्यू वाली एंट्री में आपको एडजस्ट करना है पैसा। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कहाँ मानेंगे? प्रीमियम कहाँ कॉल किया है आपने? अलॉटमेंट। तो एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट विद टोटल अमाउंट, टोटल मीन्स इंक्लूडिंग प्रीमियम, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या आएगा? टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दिस इज सिक्योरिटी, वर्ड चेंज कर लीजिए, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो जो प्रीमियम का पैसा है वो कहाँ शो करेंगे? अंडर हेडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, वो हमें कहाँ शो करना है? प्रीमियम में। और जब मैं इसकी बैंक वाली एंट्री बनाऊंगा तो उसमें जो अमाउंट आएगा वो प्रीमियम ऐड करके आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए 5 रुपये का शेयर कैपिटल अकाउंट था और 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो बैंक वाली एंट्री पे कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट में 5 + 2 7 रुपये पूरा पैसा आएगा। द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम इज डिमांडेड अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, कहीं भी आप इसको कॉल कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ शेयर प्रीमियम में बी डिमांडेड इधर इन लमसम और इन इंस्टॉलमेंट। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपका सपोज 4 रुपये का प्रीमियम है, तो कुछ पैसा मैंने अलॉटमेंट में मांग लिया, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे, और मैं चाहूँ तो पूरे के पूरे 4 रुपये किसी एक जगह मांग सकते हैं। तो आप लमसम में भी कॉल कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी कॉल कर सकते हैं। कॉल इन अरियर एंड कॉल इन एडवांस। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट,
कॉल इन अर्लियर का मैंने मीनिंग बताया था कि आपके पास शेयर का पैसा नहीं आया, ठीक है। तो आपने शेयर इशू किया, तो ये शेयर किसी एक को तो इशू किया नहीं होगा, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 5,500। तो अगर पैसा नहीं आएगा तो जहां भी पैसा नहीं आया उसकी बैंक वाली एंट्री में आपको नॉन पेमेंट को दिखाना पड़ेगा। कहाँ दिखाएंगे? बैंक वाली एंट्री में। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट तो होना ही होना है, साथ में क्या डेबिट होगा? कॉल इन अर्लियर अकाउंट। इसमें कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा नहीं मिला, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर फ्यूचर में कॉल इन अर्लियर का पैसा आ जाए, जैसे एक बार तो शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया लेकिन फ्यूचर में उसने उसका पैसा आपको दे दिया, तो एंट्री क्या बनेगी फिर? बैंक। ऐसा नहीं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कॉल इन अर्लियर है तो नॉन पेमेंट है तो फॉरफिट ही होने हैं शेयर्स। इट इज नॉट सो नेसेसरी। अगर बाद में इन फ्यूचर वो कॉल इन अर्लियर का पैसा दे देता है तो जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अर्लियर अकाउंट, ठीक है। इन सेम वे वी हैव अ कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब है कि शेयर होल्डर ने आपको एडवांस में पैसे दे दिए। जैसे आपने अलॉटमेंट कॉल किया बट उसने अलॉटमेंट के साथ ही आपको फर्स्ट कॉल का पैसा भी दे दिया। सो दिस इज कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एडवांस रेफर टू द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। जितना अमाउंट उसके ऊपर ड्यू है उससे एक्सेस मनी आपको पे कर दिया। दिस इज एडवांस मनी। एक कंपनी में एक्सेप्ट कॉल इन एडवांस ओनली इफ आर्टिकल ऑथराइज टू डू सो। कंपनी का एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो आर्टिकल यदि उसको ऑथराइज करेगा तो ही वो एडवांस मनी रिसीव्ड कर सकता है, अदरवाइज नॉट। द बैलेंस इन कॉल इन एडवांस अकाउंट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम अंडर द हेड शेयर कैपिटल बट इज नॉट एडिड टू द अमाउंट ऑफ पेड अप कैपिटल। उसको हम पेड अप कैपिटल का पार्ट नहीं मानेंगे। पेड अप कैपिटल में खाली कौन सा अमाउंट आता है? जो बनता है एज पर ड्यू अमाउंट। अगर एडवांस मनी आएगा तो उसको हमें अलग से शो करना है, ठीक है। और उसको हम कैसे दिखाएंगे? एज कॉल इन एडवांस। अकाउंटिंग एंट्री रिलेटिंग टू कॉल इन एडवांस। जब पैसा आएगा कॉल इन एडवांस का तो क्या एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। जब पैसा मिलेगा, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल। When a call is made by the board of director or amount of call in advance is adjusted. For example, जैसे आपको अलॉटमेंट के टाइम पर पहले एडवांस मनी मिल गया, जब एडवांस मनी मिलेगा तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। और जब मैं उसको जहां वो जिस जगह का कॉल इन एडवांस था, जब मैं वहां पर उस पैसे को एडजस्ट करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू रेलिवेंट कॉल अकाउंट। जैसे सपोज अलॉटमेंट पे आपको फर्स्ट कॉल का एडवांस मनी मिल गया तो टाइम ऑफ अलॉटमेंट की एंट्री बनाओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। जब फर्स्ट कॉल की एंट्री बनाओगे तो वहां पे इस पैसे को एडजस्ट कर देंगे, तो क्या एंट्री बनेगी? कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। माने बेसिकली एंट्री पूरी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो पैसा अभी आया, और कॉल इन एडवांस डेबिट में कौन सा पैसा आएगा? जो हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं और उस पैसे को यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं। और उसके बाद टू रेलिवेंट कॉल, माने मे बी फर्स्ट कॉल, मे बी फाइनल कॉल, जहाँ का भी आपको एडवांस मनी मिला है उसका ये एंट्री बनेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, दिस इज योर प्रो राटा अलॉटमेंट। तो प्रो राटा अलॉटमेंट का मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें जब भी अबव द नंबर ऑफ शेयर इन्वाइटेड, जितने शेयर्स के लिए आपने पब्लिक को इनवाइट किया है, अगर पब्लिक ने उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, पब्लिक अप्लाइड फॉर मोर देन शेयर इनवाइटेड टू द पब्लिक, ठीक है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? इसको ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में 3 केसेस थे। पहला केस क्या था? कंप्लीट जितना आपने इनवाइट किया पब्लिक ने उतने ही शेयर का पैसा आपको डिपॉजिट कर दिया। जैसे आपने 50,000 शेयर इशू करने और पब्लिक ने 50,000 शेयर के लिए ही अप्लाई कर दिया, ये क्या हो गया? फुल सब्सक्रिप्शन, ना कम है ना ज़्यादा है। तो सारी एंट्री हम 50,000 शेयर के हिसाब से बना देंगे। एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन कि हमने इनवाइट तो किया 50,000 शेयर के लिए
but public applied only for 45,000 शेयर. So this is under subscription. तो अंडर सब्सक्रिप्शन में जो एंट्री है वो सारी किससे बनेगी? 45,000 नेचुरल है. जब पैसा कम आया है तो सारी एंट्री उसी अमाउंट से बनानी पड़ेगी. थर्ड केस आता है ओवर सब्सक्रिप्शन. मतलब आपने इनवाइट किया, आपने इशू करना है 50,000 शेयर्स, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर. ज़्यादा शेयर के लिए पब्लिक ने आपको अप्लाई कर दिया, लेकिन हम ज़्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते. तो मैंने क्या बताया था, हमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं. या तो आप एक्सेस मनी क्या करोगे, रिजेक्ट कर दोगे, या उनको प्रोपोर्शनेटली प्रो राटा बेसिस पर शेयर इशू करोगे. जैसे 50,000 आपको इशू करना है, बट पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर, तो आपने 70,000 वालों को 50,000 शेयर्स इशू कर दिया, यानी सबको कम कम शेयर दे दिया. ऐसा करने से क्या होगा, उनका हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आ जाएगा. बिकॉज जब उन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो हमें कौन सा पैसा दिया था, एप्लीकेशन मनी का, बट हम उनको दे रहे हैं खाली कम शेयर. तो हम क्या बोलेंगे कि वो जो एक्स्ट्रा मनी है उसको हम आगे आपका अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर देंगे. तो इसका फॉर्मेट था हमारे पास, शेयर्स रिसीव्ड, जितने शेयर्स का मिला आपको रिसीव हुए, अलॉटेड, जितने शेयर हमें इशू करने हैं, मनी रिसीव्ड, जो पैसा आपको मिला. मनी रिसीव्ड बेसिकली क्या आएगा, अगर मैं शेयर रिसीव्ड को कॉलम नंबर ए मानूं, शेयर रिसीव्ड कौन सा है आपका, कॉलम नंबर 1 ए, और अलॉटेड वाला कॉलम नंबर बी. तो मनी रिसीव्ड में कौन सा कॉलम आना चाहिए, ए को किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्लीकेशन रेट से. जो आपका एप्लीकेशन का रेट है उस रेट से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, एक कॉलम को, एक कौन सा कॉलम था, रिसीव्ड वाला, उसको मल्टीप्लाई करना है एप्लीकेशन के रेट से. उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है एडजस्टमेंट में, उसमें कैसे आएगा, बी कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन के रेट से. जो बी कॉलम कौन सा था आपका, जो शेयर हमने अलॉट किए थे. तो अलॉटेड शेयर को जब मैं बी, मानी बी कौन सा था आपका, अलॉटेड शेयर्स को जब मैं एप्लीकेशन के रेट से मनी मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर वो अमाउंट आएगा जो मेरा एक्चुअल में बनता है एप्लीकेशन का. उसके बाद मनी रिसीव्ड और एप्लीकेशन वाले कॉलम्स का डिफरेंस जो एक्सेस मनी है वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, अलॉटमेंट. ठीक है, मनी रिसीव्ड माने कौन सा कॉलम आया है यहाँ पर, बेसिकली मनी रिसीव्ड माइनस एप्लीकेशन का जो बनता है पैसा, है ना. कॉलम नंबर आप डाल सकते हैं इसमें. फर्स्ट कॉल पे कब जाएगा पैसा, यदि अलॉटमेंट का इतना ज़्यादा पैसा आ चुका हो एप्लीकेशन मनी पर कि पूरा अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी अमाउंट बच जाए, तो फिर हम उस एक्स्ट्रा मनी को कहाँ एडजस्ट करेंगे, फर्स्ट कॉल. और ज़्यादा बच जाए तो फाइनल कॉल. और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम आता है रिजेक्ट और रिफंड. अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस मनी है और फाइनल कॉल पे एडजस्ट होने के बाद भी वो बच जाए, तो हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, उस पैसे को रिफंड करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा. तो वो कहाँ आएगा, रिफंड वाले कॉलम में. और अगर मैंने कंप्लीट शेयर रिजेक्ट ही कर दिया, माने उनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो जो भी मनी रिसीव्ड वाले कॉलम में उनका अमाउंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, रिफंड वाले कॉलम. तो ये टेबल हम अभी जब करेंगे क्वेश्चन तो उसके साथ डिस्कस करेंगे इस टेबल को. तो हम सिंपली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना. जहाँ भी शेयर का नॉन पेमेंट होगा उसकी बैंक वाली एंट्री में हम उसको दिखाएंगे. लेकिन अगर जहाँ एक्सेस मनी एडजस्ट हुआ है, जैसे एप्लीकेशन का जो एक्सेस मनी है वो बेसिकली हमने कहाँ एडजस्ट किया था, अलॉटमेंट पर, और वही शेयर्स का नॉन पेमेंट हो जाए, तो हमें उसका एक्चुअल नॉन पेमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पे प्रो राटा अलॉटमेंट एडजस्टमेंट में 2 कॉलम्स हैं. सबसे पहले कैलकुलेट रेशियो ऑफ शेयर्स अप्लाइड एंड अलॉटेड. जो शेयर हमने अप्लाई किया था और जो हमें एक्चुअल में शेयर अलॉट हुआ उसका रेशियो निकालना है. टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, अगर नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड निकालना हो तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड को मल्टीप्लाई कर देंगे हायर अपॉन लोअर. जो भी आपका रेशियो आया था, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने 50,000 वालों को 30,000 शेयर इशू किया, तो क्या हो गया मेरा रेशियो, 5:3. तो अगर मुझे अप्लाई शेयर निकालना हो तो अलॉटेड शेयर को 5/3 से मल्टीप्लाई करके उसके
अप्लाइड शेयर फाइंड आउट कर सकूँ। और अगर मुझे क्वेश्चन में अलॉटेड शेयर गिवन है और अप्लाइड शेयर फाइंड आउट करना है, तो क्या करूँगा मैं उसको अप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय लोअर अपॉन हायर। ठीक है, अप्लाइड शेयर्स को उसके लोअर अपॉन हायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके अलॉटेड शेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए। नॉन पेमेंट हमेशा अलॉटेड शेयर्स की होती है। नॉन पेमेंट हमेशा किसकी होगी? जो शेयर हमने उसको अलॉट किया है, जो शेयर हमने उसको एक्चुअल में इशू किया है। लेकिन क्योंकि एक्सेस मनी का पॉइंट है तो इसलिए हमें उसके अप्लाइड शेयर्स को भी देखना होता है। जैसे अगर हम जब उसकी नॉन पेमेंट निकालेंगे तो नॉन पेमेंट को निकालने का जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या है, बेसिकली एक बार देख लेते हैं उसको। नॉन पेमेंट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कैलकुलेट नॉन पेमेंट। कैसे आप उसका नॉन पेमेंट फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जो हमने शेयर्स को एक्चुअल में इशू किया था उसको मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? अमाउंट कॉल ऑन अलॉटमेंट, जो पैसा हमने उससे अलॉटमेंट पर कॉल किया था उसमें से भी लेस करना है। क्या लेस करना है? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। वो कैसे निकालेंगे? उसके नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड वाले शेयर्स में से उसके अलॉटेड शेयर्स को माइनस कर देंगे और माइनस करके जो आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अमाउंट कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब रेट ऑफ एप्लीकेशन। तो उसका जो एक्स्ट्रा मनी हमें रिसीव्ड हुआ वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ये फर्स्ट अमाउंट में से सेकंड अमाउंट को माइनस करेंगे तो उसका जो एक्चुअल नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुश्किल नहीं है, आसान था पॉइंट। दिस इज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। नॉर्मल हम शेयर इशू करते हैं पब्लिक को कैश के बदले में। हमने शेयर इशू किया और पब्लिक ने उसके बदले में हमें कैश दिया। लेकिन कई बार हमने जैसे कोई एसेट्स परचेज किया या किसी से कोई सर्विसेज ली या किसी का बिजनेस परचेज किया तो उसकी पेमेंट करने के बदले में हम उसको क्या करें? शेयर्स इशू कर दें। तो when the company purchase some assets including services, instead of making the payment to the supplier को payment in the form of cash देने की बजाय it issue its fully paid shares. Such issue of shares called as the issue of share for consideration other than cash. Such shares are disclosed separately under the head share capital, subheading share heading subscribed capital in the balance sheet of company. उसको अलग से subscribed capital में दिखाएंगे। एंट्री क्या बनेगी? जब मैं assets परचेज करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी? assets account debit to vendor account. Vendor means जिस पर्सन से जिस पेमेंट के बदले में मैंने कोई एसेट्स एक्वायर्ड किया, मतलब वेंडर का मतलब वेंडर में कौन सा अमाउंट आएगा? जो मुझे उस एसेट्स को परचेज करने के बदले में उसको पेमेंट करना है। ठीक है ना? जैसे मैंने बिल्डिंग परचेज किया 50,000 का और बिल्डिंग का मैंने पेमेंट, तो एंट्री क्या बनी? एसेट्स अकाउंट डेबिट 50,000 टू वेंडर अकाउंट 50,000। वेंडर मतलब उसका नाम आएगा जिस पर्सन से जब शेयर इशू करोगे तो क्या एंट्री बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर शेयर प्रीमियम पर इशू किया है तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर अकाउंट डेबिट में कौन सा अमाउंट आएगा? बेसिकली जितना हमने उसको पेमेंट करना है ना? वेंडर में कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा हमने उसको अल्टीमेटली पेमेंट करना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका एस्पेक्ट आता है, दिस इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। फॉर फीचर का मैंने आपको मीनिंग बताया था। फॉर फीचर का मतलब क्या होता है? कैंसिल। जैसे हमने शेयर होल्डर को शेयर इशू किया लेकिन उसने उसका पैसा नहीं दिया, नॉन पेमेंट ऑफ शेयर्स है, तो हम चाहें तो हम उन शेयर्स को एक समय के बाद फॉरफिट कर सकते हैं और जो पैसा उसने हमें दिया था वो उसको वापस नहीं होगा, वो पैसा हमारा हो जाएगा। दिस इज फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो अगर फॉर फीचर वाले शेयर हमने पार पे इशू किए हैं, माने पार वाले शेयर हैं, फेस वैल्यू पे इशू किया था शेयर और अब उन शेयर्स का क्या हो गया? आपका नॉन पेमेंट हो गया। तो एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा अमाउंट आएगा?
विद द अमाउंट कॉल्ड ऑन शेयर्स, जो पैसा मैं उन शेयर्स पर अब तक कॉल कर चुका हूँ, टू फॉरफिटेड शेयर अकाउंट या शेयर फॉरफिचर अकाउंट, और टू कॉल इन एरियर। टू कॉल इन एरियर्स में कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली फॉरफिचर में कौन सा पैसा आ गया? जो आउट ऑफ कॉल्ड अप मुझे मिल चुका है। ठीक है, अगर मैंने शेयर प्रीमियम पर इशू किए हैं और उसके बाद उन शेयर्स का नॉन पेमेंट है, माने मैंने शेयर कैसे इशू किया था? उनको प्रीमियम पर, और प्रीमियम वाले शेयर्स का नॉन पेमेंट है, तो उसमें दो केसेस हैं। इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड, माने जहां मैंने प्रीमियम मांगा था तो प्रीमियम का पैसा आ चुका है, उसका नॉन पेमेंट नहीं है, तो जो हमने ऊपर एंट्री बनाया था यूजुअल एंट्री वही बनेगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप से, टू फॉरफिचर अकाउंट, टू कॉल इन एरियर। इस पूरी एंट्री में कहीं भी प्रीमियम का पॉइंट नहीं आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी आ चुका है। अगर प्रीमियम नॉन पेमेंट में आता है, सेकंड एस्पेक्ट है, तो क्या एंट्री बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिस इज सिक्योरिटी प्रीमियम। सही कर लीजिए इसको, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू फॉरफिचर टू कॉल इन एरियर। और ये जो कॉल इन एरियर है ये प्रीमियम मिला के आएगा, माने कॉल इन एरियर में कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा नहीं आया इंक्लूडिंग प्रीमियम। भाई प्रीमियम को ऊपर डेबिट कर दिया तो नेचुरल सी बात है, ऊपर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट में कौन सा पैसा आया? कॉल्ड अप वाला। प्रीमियम में कौन सा पैसा आया? जो नहीं आया। तो यहाँ पे जो कॉल इन एरियर वर्ड आएगा इसमें कौन सा अमाउंट आएगा? नॉन पेमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, और ऑटोमेटिकली जो फॉरफिचर अकाउंट है उसके अंदर इसका बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर हो जाएगा। रीइश्यू ऑफ शेयर्स, अब हम चाहें तो ये शेयर हम किसी और को रीइश्यू कर सकते हैं। तो रीइश्यू कंपनी कैन रीइश्यू द फॉरफिटेड शेयर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द आर्टिकल ऑफ द कंपनी। तो एंट्री क्या बनेगा रीइश्यू का? बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, ऑन रीइश्यू ऑफ शेयर विच ओरिजिनली इशूड एट पार, या फिर कैसे इशू किया हो? प्रीमियम पर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ इसको, बैंक अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और यहाँ पर एक वर्ड और डाल सकते हैं आप, लिख लीजिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम तब आएगा इफ इशू अबव पेड अप, if issue above paid up, जो हमने शेयर इशू किया अगर वो पेड अप से ज्यादा का इशू किया है तो क्या वर्ड आएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और फॉरफिचर कब आएगा? इफ इशू बिलो पेड अप। इफ इशू लिख लीजिए, इफ इशू बिलो पेड अप। ठीक है, अगर अबव पेड अप है तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, और बिलो पेड अप है तो फॉरफिचर। जैसे सपोज कर लीजिए 10 रुपए का शेयर हमने 8 रुपये का इशू किया, तो बैंक में कितना आ गया? 8 रुपये, फॉरफिचर में 2 रुपये, और टू शेयर कैपिटल में 10 रुपये। अब 10 रुपये का शेयर मैंने 11 रुपये का इशू किया, ज़्यादा का इशू किया, तो बैंक में कितना आएगा? 11, टू शेयर कैपिटल 10, और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 1 रुपये। ठीक है, अगर अबव द पेड अप इशू करोगे तो प्रीमियम आएगा, और बिलो द पेड अप इशू करोगे तो फॉरफिचर आएगा। नाउ उसके बाद अब दो एंट्री हमने बनाई। पहली एंट्री हमारे पास था फॉरफिट करने का, फिर दूसरा एंट्री हमने बनाया शेयर्स को रीइश्यू करने का। अब हम इसका डिफरेंस डालेंगे, थर्ड एंट्री बनेगा, एंड डिफरेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। If all the forfeited shares have been reissued, जितने शेयर फॉरफिट किया था वो सारे के सारे शेयर इशू कर दिए, तो एंट्री बनेगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, डिफरेंस ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ फॉरफिचर अकाउंट। डेबिट कहाँ किया था? फॉरफिचर को, जब शेयर फॉरफिट किया था, और क्रेडिट कब किया? फॉरफिचर को, सॉरी क्रेडिट हमने किया था फॉरफिट के समय में, और डेबिट कब किया? टाइम ऑफ रीइश्यू। तो क्रेडिट माइनस डेबिट, कौन सा अमाउंट आएगा इसमें? आप ले लीजिए ब्रैकेट में, कौन सी फिगर आएगी? क्रेडिट वाला माइनस डेबिट वाला। क्रेडिट में से डेबिट वाले अमाउंट को माइनस कर देंगे।
और यदि सारे शेयर इशू नहीं हुए, कम शेयर इशू हुआ तो माइनस तो होगा, लेकिन प्रोपोर्शनेटली माइनस होगा। डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शनेट मतलब क्रेडिट का प्रोपोर्शन करना पड़ेगा और उसमें से डेबिट का अमाउंट माइनस करो। लिख लीजिए क्या होगा, क्रेडिट तो प्रोपोर्शन होगा माइनस डेबिट। तो क्रेडिट प्रोपोर्शन करके, जैसे आपने 500 शेयर्स फॉरफिट किए थे, जबकि मैंने रीइश्यू किया खाली 400 शेयर्स, तो मैं क्या करूंगा, 500 के फॉरफिचर को पहले 400 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या आएगा मेरा क्रेडिट प्रोपोर्शन, और फिर उसमें से जो डेबिट वाला अमाउंट है वो हम माइनस कर दें। तो इस टाइप से आप इस चैप्टर को पूरा कवर कर सकते हैं। तो हमने इसमें सारी एंट्री कवर कर ली एक बार, है ना, सारे एस्पेक्ट हमने देख लिया एक बार। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके।